इस अनुभाग में हम इस बारे में बात करेंगे कि वैश्वीकरण स्वदेशी ज्ञान को कैसे प्रभावित करता है और पेटेंट की सुरक्षा के लिए वैश्विक नियम इस पर कैसे प्रभाव डाल सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन (WTO) और विकसित देशों का कहना है कि वे चोरी रोकने और नए आविष्कारों की सुरक्षा के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार (TRIP) के व्यापार संबंधित पहलुओं को लागू करते हैं। लेकिन कभी-कभी इससे आम लोगों के ज्ञान को नुकसान पहुंचता है, खासकर विकासशील देशों में। आइए जानें कैसे। मई 1995 में अमेरिकी पेटेंट कार्यालय ने घावों को ठीक करने की क्षमता के कारण हल्दी के लिए मिसिसिपी मेडिकल सेंटर विश्वविद्यालय को एक पेटेंट दिया। इसका मतलब यह है कि यदि आप बिना अनुमति या भुगतान के घाव भरने के लिए हल्दी का उपयोग करते हैं तो आपको दंडित किया जा सकता है। कई भारतीयों के लिए जो सदियों से हल्दी का उपयोग कर रहे हैं, इसके लिए भुगतान करने या इसे एक नई खोज के रूप में देखने का विचार हास्यास्पद है। शुक्र है, एक भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर R.A. माशेलकर ने पेटेंट को चुनौती दी। उन्होंने बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) के बारे में चिंता जताई और लोगों को WTO नियमों के खतरों से अवगत कराया। लंबी लड़ाई के बाद यह साबित हुआ कि हल्दी भारत में पहले से ही जानी जाती थी। पेटेंट रद्द हो गया। लेकिन यह एकमात्र मामला नहीं था। कई अन्य पारंपरिक प्रथाओं और ज्ञान, जैसे मैक्सिकन बीन्स, दक्षिण एशियाई बासमती चावल, बोलिवियन क्विनोआ, अमेजोनियन अयाहुस्का और पश्चिम अफ्रीका के मीठे जीन को भी उनसे लाभ कमाने की चाहत रखने वाली बड़ी कंपनियों के दावों का सामना करना पड़ा है। बहुराष्ट्रीय और फार्मास्यूटिकल कंपनियां इस ज्ञान और उत्पादों का उपयोग लाभ के लिए करने का प्रयास करती रहती हैं। पेटेंट, जो रचनात्मकता की रक्षा करने वाले होते हैं, अब समुदायों या परंपराओं के सामान्य ज्ञान पर विशेष अधिकार का दावा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अपनी समृद्ध जैव विविधता के कारण ब्राजील ने कई कंपनियों को आकर्षित किया है और यह अनुमान लगाया गया है कि ब्राजीलियाई वर्षावनों में आधे से अधिक पौधों की प्रजातियों का पेटेंट कराया गया है। नीम या हल्दी का उपयोग न कर पाना इसलिए अनुचित लगता है क्योंकि एक निजी कंपनी ने व्यावसायिक कारणों से इनका पेटेंट करा लिया है। हम में से जो लोग अपने दैनिक जीवन में इन पौधों से परिचित हैं, वे जानते हैं कि उनके उपचार गुण पीढ़ियों से ज्ञात हैं। इसका श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। तो सामान्य ज्ञान विशिष्ट क्यों हो गया है? पेटेंट कानून पारंपरिक समुदायों और स्वदेशी आबादी को कैसे प्रभावित करते हैं और वैश्वीकरण या WTO का इससे क्या लेना देना है? इन सवालों का पता लगाने के लिए आइए वैश्वीकरण और इसके आर्थिक आयामों के संदर्भ में पेटेंट और स्वदेशी ज्ञान को समझें। मुक्त व्यापार और उदारीकरण जैसी वैश्वीकरण की बुनियादी बातों की पुनरावृत्ति से शुरुआत करते हुए हम फिर WTO जैसे संगठनों पर चर्चा करेंगे, जो ट्रिप्स जैसे समझौतों के माध्यम से मुक्त व्यापार के पहलुओं को विनियमित करते हैं। उसके बाद हम पेटेंट कानूनों और उन लोगों के लिए उनके निहितार्थों की जांच करेंगे जो निजी स्वामित्व में विश्वास नहीं करते हैं, जैसे कि स्वदेशी लोग। हम पेटेंट कानूनों और दर्शन के विभिन्न पहलुओं के लिए गरीब देशों और स्वदेशी समुदायों की वैकल्पिक रणनीतियों और प्रतिक्रियाओं का भी पता लगाएंगे। वैश्वीकरण, उदारीकरण और मुक्त व्यापार। वैश्वीकरण में विभिन्न पहलू शामिल हैं, जैसा कि इकाई 20 में विस्तार से चर्चा की गई है। विद्वान वैश्वीकरण को अलग-अलग तरीके से परिभाषित करते हैं, लेकिन वे इस बात से सहमत हैं कि इसमें वस्तुओं, लोगों, वित्त और बहुत कुछ के बढ़ते प्रवाह शामिल हैं। इस गहन अंतःक्रिया का अर्थ है कि एक स्थान की घटनाएं दूर स्थित प्रक्रियाओं से प्रभावित हो सकती हैं, और इसके विपरीत भी। वैश्वीकरण ने आर्थिक गतिविधियों को अंतर्राष्ट्रीय बना दिया। विशेषकर अमेरिका और ब्रिटेन ने 1980 के दशक के दौरान बाजारों के समन्वय में अधिक रुचि दिखाई। अमेरिका में रोनाल्ड रीगन और ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर ने निजी उद्यम पर जोर दिया। इससे अधिक निर्यात केंद्रित अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिला,
जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक जैसे संगठनों ने सलाह दी थी। तब से विश्व व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और विश्व बैंक, IMF और WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों ने सरकार की कम भागीदारी और वस्तुओं और धन के अधिक मुक्त प्रवाह की वकालत करते हुए शक्ति प्राप्त की है। वैश्विक मौद्रिक और व्यापार संगठनों के दबाव में कई राज्यों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को उदार बनाया। सोवियत संघ के पतन के साथ वैकल्पिक मुक्त उद्यम मॉडल का विचार अव्यावहारिक हो गया, जिससे अधिक राष्ट्र मुक्त व्यापार के वैश्विक नेटवर्क में शामिल हो गए। सरकारों ने वैश्विक आर्थिक रुझानों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसी सार्वजनिक सेवाओं पर खर्च कम कर दिया। 1990 के दशक में संकट के बाद भारत ने भी अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाया। भारत की नवोदारवादी नीतियों का मुख्य पहलू निजी क्षेत्र को उदार बनाना और सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार करना था। इसका मतलब मूल्य विनियमन और बुनियादी ढांचे जैसी चीजों पर राज्य के नियंत्रण को कम करना था, जैसा कि IMF और विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने की सिफारिश की गई थी। भारत ने संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम और निजीकरण को भी अपनाया, राज्य की संपत्तियों को निजी मालिकों को बेच दिया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI, जहां विदेशी पार्टियां उत्पादन में निवेश करती हैं और स्वामित्व हासिल करती हैं, महत्वपूर्ण हो गया है। 1990 के दशक में दुनिया भर में विभिन्न देशों की कंपनियों और FDI के बीच सहयोग में काफी वृद्धि हुई। बहुत से लोग मानते हैं कि विदेशी निवेश प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहित विभिन्न तरीकों से अर्थव्यवस्था में मदद करता है। जैसे जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण बढ़ा, पेटेंट संरक्षण की आवश्यकता महत्वपूर्ण हो गई। हालांकि अलग-अलग देशों के पास नियम और कानून थे, लेकिन कोई वैश्विक समझौता नहीं था। वैश्वीकरण के साथ पेटेंट संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय नीति पर जोर दिया गया। विश्व व्यापार संगठन WTO का लक्ष्य व्यापार संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार TRIP के माध्यम से इसे संबोधित करना था, जो 1995 में शुरू हुआ था। TRIP पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और बहुत कुछ के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करता है। इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, फार्मास्यूटिकल्स और कृषि उत्पाद जैसे विविध क्षेत्र शामिल हैं। हालांकि विकसित देशों के मानकों पर आधारित ट्रिप तीसरी दुनिया के देशों की जरूरतों के साथ टकराते हैं। उन्हें वित्तीय और प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करने वाले सबसे कम विकसित देशों के लिए 2000 या 2016 तक अपने कानूनों को समायोजित करना होगा। हालांकि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विदेशी निवेश और अनुसंधान पर इसके सकारात्मक प्रभावों के लिए विकसित देशों द्वारा ट्रिप की प्रशंसा की जाती है, लेकिन इन लाभों का प्रमाण दुर्लभ है। बौद्धिक संपदा अधिकारों IPR को मजबूत करने से प्रौद्योगिकियों तक पहुंच सीमित हो सकती है और तीसरी दुनिया के देशों के औद्योगिक और तकनीकी विकास में बाधा आ सकती है। मजबूत IPR से रॉयल्टी की लागत बढ़ जाती है, जिससे स्थानीय अनुसंधान और विकास के लिए संसाधन कम हो जाते हैं। यह प्रवृत्ति वैज्ञानिक और तकनीकी संरक्षणवाद को भी बढ़ावा देती है, जिससे अनुसंधान परिणामों की मुक्त साझेदारी सीमित हो जाती है, जो तीसरी दुनिया की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार करने की क्षमता को प्रभावित करती है। चिंतन और क्रिया 22.1 एक कंपनी का पता लगाएं जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के उदाहरण के रूप में योग्य हो। प्रयास करें और आकलन करें कि इस कंपनी से भारतीय राष्ट्र और उसके लोगों को क्या लाभ हुआ है। इस पर एक छोटा सा पेपर लिखें और इसे अपने साथी छात्रों और अपने समन्वयक के साथ साझा करें। शीर्षक: भारत पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव, IKEA का एक केस स्टडी। परिचय: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI किसी भी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है,
खासकर भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में। एफडीआई पूंजी, प्रौद्योगिकी, प्रबंधकीय विशेषज्ञता और वैश्विक बाजारों तक पहुंच लाता है, जो आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास में योगदान देता है। इस प्रतिबिंब और एक्शन पेपर में हम भारत में एक प्रमुख एफडीआई उदाहरण के प्रभाव का विश्लेषण करेंगे, जो कि फर्नीचर खुदरा बिक्री व्यवसाय के लिए मशहूर बहुराष्ट्रीय निगम आईकेईए पर केंद्रित है। आईकेईए एक केस स्टडी। आइकिया 1943 में स्वीडन में स्थापित फर्नीचर खुदरा उद्योग में एक वैश्विक नेता है। दुनिया भर में 50 से अधिक देशों और 445 स्टोरों में उपस्थिति के साथ आइकिया ने एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में 100% एफडीआई के लिए सरकार की मंजूरी प्राप्त करने के बाद 2018 में भारतीय बाजार में प्रवेश किया। भारत में कंपनी के प्रवेश ने देश के खुदरा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित किया और अपने अद्वितीय व्यवसाय मॉडल और संभावित सामाजिक-आर्थिक प्रभावों के कारण व्यापक ध्यान आकर्षित किया। आर्थिक लाभ। भारत में आइकिया की उपस्थिति का एक प्राथमिक लाभ अर्थव्यवस्था में पूंजी का प्रवाह है। स्टोर, वितरण केंद्र और आपूर्ति श्रृंखला बुनियादी ढांचे की स्थापना में कंपनी के निवेश से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलता है। रिपोर्टों के अनुसार भारत में आइकिया के 10,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश ने खुदरा, लॉजिस्टिक्स और विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन में योगदान दिया है। पूंजी का यह प्रवाह न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, बल्कि अन्य विदेशी निवेशकों को भी भारत में अवसर तलाशने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा आइकिया के प्रवेश ने भारतीय बाजार में उन्नत प्रौद्योगिकी और प्रबंधकीय प्रथाओं के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की है। कंपनी उत्पाद डिजाइन, विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में अपने नवीन दृष्टिकोण के लिए जानी जाती है। आइकिया की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर भारतीय व्यवसाय दक्षता में सुधार कर सकते हैं, उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्थिरता और पर्यावरणीय प्रबंधन पर आईकेईए के जोर ने भारतीय खुदरा क्षेत्र के भीतर पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को अपनाने को प्रभावित किया है, जिससे देश के सतत विकास लक्ष्यों में योगदान मिला है। सामाजिक प्रभाव। भारत में आइकिया की उपस्थिति का महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव भी पड़ा है, विशेषकर रोजगार सृजन और कौशल विकास के संदर्भ में। स्थानीय स्तर पर भर्ती करने और प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने की कंपनी की प्रतिबद्धता ने युवाओं और महिलाओं सहित हजारों व्यक्तियों को विपणन योग्य कौशल और रोजगार की संभावनाओं के साथ सशक्त बनाया है। इसके अलावा आइकिया की समावेशी रोजगार प्रथाएं, जैसे लिंग विविधता पहल और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए समर्थन, सामाजिक समानता और सशक्तिकरण में योगदान करती हैं। इसके अतिरिक्त सामुदायिक जुड़ाव और कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) पहल पर आईकेईए के फोकस ने इसे भारतीय आबादी का प्रिय बना दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं का समर्थन करने के कंपनी के प्रयासों ने उन समुदायों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है जहां यह संचालित होता है। उदाहरण के लिए, भारत में स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के साथ आईकेईए फाउंडेशन की साझेदारी ने वंचित बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच को सक्षम बनाया है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया है। चुनौतियां और अवसर। जबकि आइकिया के भारत में प्रवेश से कई लाभ हुए हैं, इसे भारत जैसे जटिल और विविध बाजार में परिचालन की विशिष्ट चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। विनियामक बाधाएं, नौकरशाही, लालफीताशाही और लॉजिस्टिक चुनौतियों ने कंपनी की विस्तार योजनाओं और परिचालन दक्षता में बाधाएं उत्पन्न की हैं। इसके अलावा घरेलू खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता की बदलती प्राथमिकताओं के कारण बाजार में अपनी स्थिति और प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए आइकिया की ओर से निरंतर अनुकूलन और नवाचार की आवश्यकता होती है। भविष्य को देखते हुए
आइकिया के पास भारत में विकास और विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। बढ़ते शहरीकरण, बढ़ती प्रयोज्य आय और विकसित होती उपभोक्ता जीवन शैली के साथ किफायती और स्टाइलिश फर्नीचर की मांग बढ़ने की उम्मीद है। अपनी वैश्विक ब्रांड प्रतिष्ठा का लाभ उठाकर उत्पाद की पेशकश को स्थानीय बनाकर और टियर 2 और टियर 3 शहरों में अपने पदचिह्न का विस्तार करके आइकिया भारतीय बाजार की विशाल क्षमता का लाभ उठा सकता है। इसके अलावा डिजिटलीकरण और ई-कॉमर्स चैनलों को अपनाने से तेजी से बढ़ते डिजिटल प्रेमी बाजार में कंपनी की पहुंच और ग्राहक जुड़ाव बढ़ सकता है। निष्कर्षतः आइकिया का भारत में प्रवेश देश की अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सकारात्मक प्रभाव का उदाहरण है। अपने निवेश, नवाचारों और समावेशी व्यावसायिक प्रथाओं के माध्यम से आइकिया ने भारत में रोजगार सृजन, कौशल विकास और सामुदायिक कल्याण में योगदान दिया है। हालांकि चुनौतियां बनी हुई हैं, भारतीय बाजार में आइकिया के लिए अवसर अपार हैं और कंपनी की स्थिरता और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता इसकी दीर्घकालिक सफलता के लिए अच्छा संकेत है। जैसे जैसे भारत आर्थिक वृद्धि और विकास के अपने पथ पर आगे बढ़ रहा है, आइकिया जैसे जिम्मेदार और नवोन्मेषी विदेशी निवेशकों के साथ साझेदारी देश और इसके लोगों के लिए एक उज्ज्वल भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विश्व व्यापार संगठन WTO 20वीं सदी के अंत में वैश्विक व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण अस्तित्व में आया। ऐसा माना जाता था कि देशों के बीच व्यापार समझौतों की निगरानी के लिए एक नियामक निकाय की आवश्यकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन ITO स्थापित करने का प्रयास किया गया, जो नहीं हो सका। हालांकि 1947 में टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता GATT का गठन किया गया था, जो एक अनौपचारिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कार्य कर रहा था। GATT ने विभिन्न दौर की बातचीत की, जिसमें 1986 से 1994 तक का उरुग्वे दौर सबसे बड़ा दौर था और इसकी परिणति विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के रूप में हुई। GATT के विपरीत, जो मुख्य रूप से वस्तुओं के व्यापार पर केंद्रित है, WTO सेवाओं और बौद्धिक संपदा में व्यापार को भी कवर करता है। WTO को एक संगठन के रूप में वर्णित किया गया है जिसका उद्देश्य व्यापार को उदार बनाना, सरकारों को व्यापार समझौतों पर बातचीत करने, विवादों को निपटाने और व्यापार नियमों को लागू करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। इसका मूल WTO समझौतों में निहित है, जो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के लिए कानूनी दिशानिर्देश के रूप में कार्य करता है। दुनिया के अधिकांश व्यापारिक देशों द्वारा हस्ताक्षरित ये समझौते सरकारों को सहमत व्यापार नीतियों का पालन करने के लिए बाध्य करते हैं। हालांकि इन समझौतों पर सरकारों द्वारा बातचीत और हस्ताक्षर किए जाते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य उत्पादकों, निर्यातकों और आयातकों को व्यवसाय को प्रभावी ढंग से संचालित करने में सहायता करना है। WTO के प्रमुख सिद्धांत हैं, जिनमें निष्पक्ष व्यापार, बाधाओं को कम करना और सेवाओं और बौद्धिक संपदा पर समझौते शामिल हैं। यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि पेटेंट कानून पारंपरिक ज्ञान को कैसे प्रभावित करते हैं। आइए ट्रिप्स, जो WTO का एक प्रमुख पहलू है, का अन्वेषण करें। हम उन्हें बेहतर ढंग से समझने के लिए इसके अनुभागों में गहराई से जाएंगे। व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार TRIP। आज व्यापार में विचार और ज्ञान महत्वपूर्ण है। पेटेंट और कॉपीराइट रचनात्मकता और नवीनता की रक्षा करते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार रचनाकारों को अपने आविष्कारों के उपयोग को नियंत्रित करने और भुगतान पर बातचीत करने की अनुमति देते हैं। इन अधिकारों में किताबें, आविष्कार और ब्रांड नाम जैसी विभिन्न चीजें शामिल हैं। सरकारें नवप्रवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए ये अधिकार देती हैं। हालांकि प्रवर्तन विश्व स्तर पर भिन्न होता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तनाव पैदा होता है। स्रोत:
www.wto.org। जैसा कि हमने पहले चर्चा की है, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) संगठनों, कंपनियों या व्यक्तियों के रचनात्मक और अभिनव कार्यों की सुरक्षा के लिए हैं। वे विभिन्न प्रकार के उत्पादों और प्रक्रियाओं को कवर करते हैं। ट्रिप्स समझौते में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं। कॉपीराइट और संबंधित अधिकार। कॉपीराइट और संबंधित अधिकार यह हिस्सा किताबों, संगीत रचनाओं, पेंटिंग, मूर्तियों, कंप्यूटर प्रोग्राम और फिल्मों जैसे साहित्यिक कार्यों के लेखकों और कलाकारों के अधिकारों की रक्षा करता है। ये अधिकार लेखक की मृत्यु के बाद कम से कम 50 वर्षों तक बने रहते हैं। यह कलाकारों जैसे अभिनेता, गायक और संगीतकार, ध्वनि रिकॉर्डिंग के निर्माताओं और प्रसारण संगठनों की भी सुरक्षा करता है। समझौता यह सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम को बर्न कन्वेंशन के तहत साहित्यिक कार्य माना जाता है और डेटाबेस की सुरक्षा के लिए नियम बनाए गए हैं। यह किराए के अधिकारों को शामिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट नियमों का विस्तार करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम के लेखक और ध्वनि रिकॉर्डिंग के निर्माता अपने कार्यों को व्यावसायिक रूप से जनता को किराए पर देने से रोक सकते हैं। यही बात फिल्मों पर भी लागू होती है, जब व्यावसायिक किराए के कारण बड़े पैमाने पर नकल होती है, जिससे कॉपीराइट मालिकों की कमाई प्रभावित होती है। ट्रेडमार्क यह अनुभाग परिभाषित करता है कि किन संकेतों को ट्रेडमार्क के रूप में संरक्षित किया जा सकता है और उनके मालिकों के पास क्या अधिकार होने चाहिए। इसमें कहा गया है कि सेवा चिन्हों को वस्तुओं के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रेडमार्क की तरह संरक्षित किया जाना चाहिए। जो चिन्ह किसी विशिष्ट देश में प्रसिद्ध हो गए हैं, उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है। विश्व व्यापार संगठन WTO 20वीं सदी के अंत में वैश्विक व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण अस्तित्व में आया। ऐसा माना जाता था कि देशों के बीच व्यापार समझौतों की निगरानी के लिए एक नियामक निकाय की आवश्यकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन ITO स्थापित करने का प्रयास किया गया, जो नहीं हो सका। हालांकि 1947 में टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता GATT का गठन किया गया था, जो एक अनौपचारिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कार्य कर रहा था। GATT ने विभिन्न दौर की बातचीत की, जिसमें 1986 से 1994 तक का उरुग्वे दौर सबसे बड़ा दौर था और इसकी परिणति विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के रूप में हुई। GATT के विपरीत, जो मुख्य रूप से वस्तुओं के व्यापार पर केंद्रित है, WTO सेवाओं और बौद्धिक संपदा में व्यापार को भी कवर करता है। WTO को एक संगठन के रूप में वर्णित किया गया है जिसका उद्देश्य व्यापार को उदार बनाना, सरकारों को व्यापार समझौतों पर बातचीत करने, विवादों को निपटाने और व्यापार नियमों को लागू करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। इसका मूल WTO समझौतों में निहित है, जो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के लिए कानूनी दिशानिर्देश के रूप में कार्य करता है। दुनिया के अधिकांश व्यापारिक देशों द्वारा हस्ताक्षरित ये समझौते सरकारों को सहमत व्यापार नीतियों का पालन करने के लिए बाध्य करते हैं। हालांकि इन समझौतों पर सरकारों द्वारा बातचीत और हस्ताक्षर किए जाते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य उत्पादकों, निर्यातकों और आयातकों को व्यवसाय को प्रभावी ढंग से संचालित करने में सहायता करना है। WTO के प्रमुख सिद्धांत हैं, जिनमें निष्पक्ष व्यापार, बाधाओं को कम करना और सेवाओं और बौद्धिक संपदा पर समझौते शामिल हैं। यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि पेटेंट कानून पारंपरिक ज्ञान को कैसे प्रभावित करते हैं। आइए ट्रिप्स, जो WTO का एक प्रमुख पहलू है, का अन्वेषण करें। हम उन्हें बेहतर ढंग से समझने के लिए इसके अनुभागों में गहराई से जाएंगे। व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार TRIP। आज व्यापार में विचार और ज्ञान महत्वपूर्ण है। पेटेंट और कॉपीराइट रचनात्मकता और नवीनता की रक्षा करते हैं।
बौद्धिक संपदा अधिकार रचनाकारों को अपने आविष्कारों के उपयोग को नियंत्रित करने और भुगतान पर बातचीत करने की अनुमति देते हैं। इन अधिकारों में किताबें, आविष्कार और ब्रांड नाम जैसी विभिन्न चीजें शामिल हैं। सरकारें नवप्रवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए ये अधिकार देती हैं। हालांकि प्रवर्तन विश्व स्तर पर भिन्न होता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तनाव पैदा होता है। स्रोत www.wto.org। जैसा कि हमने पहले चर्चा की है, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) संगठनों, कंपनियों या व्यक्तियों के रचनात्मक और अभिनव कार्यों की सुरक्षा के लिए हैं। वे विभिन्न प्रकार के उत्पादों और प्रक्रियाओं को कवर करते हैं। ट्रिप्स समझौते में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं: कॉपीराइट और संबंधित अधिकार, ट्रेडमार्क, सेवा चिन्ह सहित, भौगोलिक संकेत, औद्योगिक डिजाइन, पेटेंट, एकीकृत सर्किट के लेआउट डिजाइन। कॉपीराइट और संबंधित अधिकार यह हिस्सा किताबों, संगीत रचनाओं, पेंटिंग, मूर्तियों, कंप्यूटर प्रोग्राम और फिल्मों जैसे साहित्यिक कार्यों के लेखकों और कलाकारों के अधिकारों की रक्षा करता है। ये अधिकार लेखक की मृत्यु के बाद कम से कम 50 वर्षों तक बने रहते हैं। यह कलाकारों जैसे अभिनेता, गायक और संगीतकार, ध्वनि रिकॉर्डिंग के निर्माताओं और प्रसारण संगठनों की भी सुरक्षा करता है। समझौता यह सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम को बर्न कन्वेंशन के तहत साहित्यिक कार्य माना जाता है और डेटाबेस की सुरक्षा के लिए नियम बनाए गए हैं। यह किराए के अधिकारों को शामिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट नियमों का विस्तार करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम के लेखक और ध्वनि रिकॉर्डिंग के निर्माता अपने कार्यों को व्यावसायिक रूप से जनता को किराए पर देने से रोक सकते हैं। यही बात फिल्मों पर भी लागू होती है, जब व्यावसायिक किराए के कारण बड़े पैमाने पर नकल होती है, जिससे कॉपीराइट मालिकों की कमाई प्रभावित होती है। ट्रेडमार्क यह अनुभाग परिभाषित करता है कि किन संकेतों को ट्रेडमार्क के रूप में संरक्षित किया जा सकता है और उनके मालिकों के पास क्या अधिकार होने चाहिए। इसमें कहा गया है कि सेवा चिन्हों को वस्तुओं के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रेडमार्क की तरह संरक्षित किया जाना चाहिए। जो चिन्ह किसी विशिष्ट देश में प्रसिद्ध हो गए हैं, उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है। भौगोलिक संकेत कभी-कभी किसी उत्पाद को उस स्थान के नाम से जाना जाता है जहां से वह आता है। यह नाम, जिसे भौगोलिक संकेत कहा जाता है, हमें केवल यह नहीं बताता कि उत्पाद कहाँ बनाया गया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमें उत्पाद के विशेष गुणों के बारे में बताता है, जो वहां से आते हैं जहां इसे बनाया गया है। प्रसिद्ध उदाहरणों में शैंपेन, स्कॉच, टकीला और रोकफोर्ट चीज शामिल हैं। जो लोग वाइन और स्प्रिट बनाते हैं, वे उत्पादों के लिए स्थान के नाम का उपयोग करने को लेकर विशेष रूप से चिंतित हैं और ट्रिप्स समझौते में उनके लिए विशेष नियम हैं। लेकिन ये मुद्दा अन्य चीजों के लिए भी मायने रखता है। यदि किसी उत्पाद पर किसी स्थान का नाम अंकित है, लेकिन वह वास्तव में वहां नहीं बना है या उसमें सामान्य गुण नहीं है, तो यह ग्राहकों को भ्रमित कर सकता है और अनुचित प्रतिस्पर्धा पैदा कर सकता है। ट्रिप्स समझौता कहता है कि देशों को स्थानों के नामों के इस प्रकार के दुरुपयोग को रोकना चाहिए। नए डिजाइन बनाना। ट्रिप्स समझौते के अनुसार, जब कोई नया औद्योगिक डिजाइन बनाता है, तो उसे कम से कम 10 वर्षों तक संरक्षित किया जाना चाहिए। जिन लोगों के पास संरक्षित डिजाइन है, उन्हें दूसरों को उनके डिजाइन की नकल करने वाली चीजें बनाने, बेचने या देश में लाने से रोकने में सक्षम होना चाहिए। पेटेंट प्राप्त करना। यह समझौता कहता है कि यदि कोई किसी चीज का आविष्कार करता है, तो उसे कम से कम 20 वर्षों तक पेटेंट के साथ इसे सुरक्षित रखने का अधिकार होना चाहिए। यह दोनों चीजों पर लागू होता है और वे कैसे बने हैं। हालांकि यदि आविष्कार का उपयोग सार्वजनिक नियमों या मूल्यों के विरुद्ध होगा, तो सरकारें पेटेंट के लिए मना कर सकती हैं।
वे कुछ चीजों जैसे निदान के तरीकों, पौधों और जानवरों की किस्मों, छोटे जीवों को छोड़कर और पौधों या जानवरों को बनाने के तरीकों के लिए पेटेंट को भी ना कह सकते हैं। लेकिन विशेष नियमों में नई पौधों की किस्मों की रक्षा की जानी चाहिए, या तो पेटेंट के साथ या यूपीओवी पौधों की नई किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ जैसी किसी अन्य प्रणाली का उपयोग किया जाता है। अगर किसी को कुछ बनाने का पेटेंट मिलता है तो उस प्रक्रिया से आने वाली चीज पर भी उनका अधिकार होना चाहिए। कभी-कभी यदि किसी पर पेटेंट प्रक्रिया का उपयोग करने का आरोप लगाया जाता है तो उन्हें यह साबित करना पड़ सकता है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। हाल ही में दोहा में डब्ल्यूटीओ की बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि ट्रिप्स समझौते को देशों को सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने से नहीं रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश समझौते में कुछ भत्तों का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने 2016 तक सबसे गरीब देशों के लिए दवाओं के पेटेंट पर रोक बढ़ाने का भी फैसला किया, लेकिन उन्हें अभी भी इस बारे में और अधिक जानने की जरूरत है कि जरूरत पड़ने पर अपने स्वयं के दवा उत्पादन के बिना पेटेंट वाली दवाओं को आयात करने में देशों की मदद कैसे की जाए। उन्होंने 30 अगस्त 2003 को इसके लिए एक विशेष नियम बनाया। कंप्यूटर चिप्स बनाना। यह चीज 1989 में शुरू हुई लेकिन अभी तक काम करना शुरू नहीं किया है। यह 10 वर्षों तक संरक्षित है। रहस्य रखना। व्यवसाय के बारे में रहस्य, जैसे चीजें कैसे बनाएं या काम कैसे करें, को सुरक्षित रखना होगा। लोग उन्हें साझा नहीं कर सकते या अनुचित तरीकों से उनका उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन रहस्य के मालिक को इसे सुरक्षित रखने का प्रयास करना होगा। साथ ही नई दवाओं या कृषि रसायनों को बेचने की अनुमति प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा को अनुचित उपयोग से बचाया जाना चाहिए। श्रोता www.wto.org। पहली नज़र में सभी व्यापारिक साझेदारों पर समान रूप से लागू होने वाले निष्पक्ष कानून होना उचित लगता है। हालांकि ट्रिप्स समझौते को विकासशील और अल्प विकसित देशों से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। उनका मानना है कि एशियाई देशों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण विकसित देशों के उद्योगों और कंपनियों पर इन समझौतों के लिए दबाव बढ़ गया है। इन समूहों का तर्क है कि नकल को रोकने और अनुसंधान और विकास से मुनाफा बढ़ाने के लिए व्यापार को बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के साथ जोड़ना आवश्यक है। वे आईपीआर को विकसित देशों के तकनीकी लाभ को बनाए रखने और विकासशील देशों को प्रौद्योगिकियों की नकल करने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, जैसा कि विकसित देशों ने एक बार किया था। संक्षेप में, आईपीआर संरक्षण को विकसित देशों के तुलनात्मक लाभ की सुरक्षा के साधन के रूप में देखा जाता है। चिंतन और क्रिया 22.2। सॉफ्टवेयर, संगीत एल्बम, फिल्म आदि बनाने में धन और रचनात्मक ऊर्जा दोनों का बहुत अधिक निवेश होता है। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी वस्तुओं की चोरी को कड़ी सजा दी जानी चाहिए? इस पर आपके क्या विचार हैं? शीर्षक: बौद्धिक संपदा की नैतिकता, सॉफ्टवेयर, संगीत और फिल्म चोरी का एक व्यापक विश्लेषण। परिचय: डिजिटल युग में सॉफ्टवेयर, संगीत एल्बम और फिल्मों का निर्माण और वितरण हमारी वैश्विक संस्कृति का अभिन्न अंग बन गए हैं। इन रचनात्मक कार्यों के लिए न केवल मौद्रिक संसाधनों के संदर्भ में, बल्कि रचनात्मक ऊर्जा के रूप में भी महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है। हालांकि पायरेसी का बढ़ना इसमें शामिल रचनाकारों और हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। पायरेसी को लेकर बहस अक्सर बौद्धिक संपदा की नैतिकता और इससे निपटने के उचित उपायों के इर्द-गिर्द घूमती है। इस प्रतिबिंब में मैं पायरेसी के नैतिक निहितार्थों का पता लगाऊंगा और एक सूक्ष्म दृष्टिकोण के लिए तर्क दूंगा जो बड़े पैमाने पर रचनाकारों, उपभोक्ताओं और समाज के हितों को संतुलित करता है। रचनात्मक उद्योगों का अर्थशास्त्र। पायरेसी के नैतिक आयामों में जाने से पहले
रचनात्मक उद्योगों के अर्थशास्त्र को समझना महत्वपूर्ण है। सॉफ्टवेयर, संगीत एल्बम और फिल्मों के उत्पादन में अनुसंधान, विकास, उत्पादन और विपणन में पर्याप्त निवेश शामिल है। इन निवेशों की भरपाई आम तौर पर बिक्री, लाइसेंसिंग और वितरण चैनलों के माध्यम से की जाती है। हालांकि पायरेसी रचनाकारों को मुआवजा दिए बिना रचनात्मक कार्यों तक अनधिकृत पहुंच की अनुमति देकर इस आर्थिक मॉडल को कमजोर कर देती है। सॉफ्टवेयर विकास, सॉफ्टवेयर उद्योग की विशेषता सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डिजाइन और परीक्षण से जुड़ी उच्च अग्रिम लागत है। सॉफ्टवेयर चोरी, चाहे अवैध डाउनलोड के माध्यम से या नकली प्रतियों के माध्यम से, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए राजस्व हानि होती है और नवाचार और उत्पाद विकास में निवेश करने की उनकी क्षमता में बाधा आती है। संगीत उद्योग, इसी तरह संगीत उद्योग कलाकारों, रिकॉर्ड लेबल और अन्य हितधारकों को बनाए रखने के लिए एल्बम बिक्री, डिजिटल डाउनलोड और स्ट्रीमिंग सेवाओं जैसे राजस्व धाराओं पर निर्भर करता है। संगीत उद्योग में चोरी, सहकर्मी से सहकर्मी फाइल साझाकरण और अनधिकृत स्रोतों से स्ट्रीमिंग के माध्यम से प्रकट होती है, संगीतकारों की आजीविका को कमजोर करती है और उद्योग के आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करती है। फिल्म उद्योग, फिल्म उद्योग को भी इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें पायरेसी बॉक्स ऑफिस राजस्व, डीवीडी बिक्री और स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन को प्रभावित करती है। टोरेंट वेबसाइटों और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्मों के माध्यम से फिल्मों का अवैध वितरण न केवल फिल्म निर्माताओं को उनकी सही कमाई से वंचित करता है, बल्कि भविष्य की फिल्म परियोजनाओं के वित्तपोषण को भी कमजोर करता है। नैतिक बहस, पायरेसी को लेकर नैतिक बहस परस्पर विरोधी हितों और मूल्यों के इर्दगिर्द घूमती है, जिसमें रचनाकारों के अधिकार, सूचना की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक उत्पादों की सामर्थ्य शामिल है। रचनाकारों के अधिकार, मजबूत कॉपीराइट प्रवर्तन के समर्थकों का तर्क है कि रचनाकारों के पास अपने कार्यों के वितरण और पुनरुत्पादन को नियंत्रित करने का नैतिक और कानूनी अधिकार है। इस दृष्टिकोण से पायरेसी इन अधिकारों का उल्लंघन है और नई सामग्री तैयार करने के लिए रचनाकारों के प्रोत्साहन को कम करती है। बौद्धिक संपदा की पर्याप्त सुरक्षा के बिना रचनाकारों को नवीन परियोजनाओं में अपना समय और संसाधन निवेश करने से हतोत्साहित किया जा सकता है। उपभोक्ता अधिकार, दूसरी ओर, खुली पहुंच और सूचना स्वतंत्रता के समर्थकों का तर्क है कि प्रतिबंधात्मक कॉपीराइट कानून रचनात्मकता को दबा सकते हैं और ज्ञान और संस्कृति के प्रसार में बाधा डाल सकते हैं। उनका तर्क है कि उपभोक्ताओं को कृत्रिम बाधाओं या अत्यधिक लागत के बिना सांस्कृतिक उत्पादों तक पहुंचने और साझा करने का अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा उनका तर्क है कि पायरेसी सांस्कृतिक लोकतंत्रीकरण के एक रूप के रूप में कार्य करती है, जो विविध सामाजिकार्थिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को रचनात्मक कार्यों में संलग्न होने की अनुमति देती है, जिन्हें वे अन्यथा वहन नहीं कर सकते। सामाजिक कल्याण, रचनाकारों और उपभोक्ताओं के हितों से परे, चोरी की नैतिकता सामाजिक कल्याण और आर्थिक असमानता के व्यापक विचारों के साथ भी मिलती है। दुनिया के कई हिस्सों में शैक्षिक संसाधनों, मनोरंजन और सॉफ्टवेयर उपकरणों तक पहुंच आर्थिक बाधाओं के कारण बाधित है। पायरेसी इन बाधाओं को दूर करने के साधन के रूप में काम कर सकती है, जिससे हाशिए पर रहने वाले समुदायों को शिक्षा, रचनात्मकता और व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक संसाधनों तक पहुंचने में सक्षम बनाया जा सकता है। हितों को संतुलित करना, पायरेसी के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण खोजने के लिए व्यापक सामाजिक निहितार्थों पर विचार करते हुए इन प्रतिस्पर्धी हितों में सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है। जबकि निर्माता अपने काम के लिए उचित मुआवजे के हकदार हैं, उपभोक्ताओं पर निषेधात्मक लागत या प्रतिबंधात्मक कॉपीराइट कानूनों का अनावश्यक बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त पायरेसी से निपटने के प्रयासों में शिक्षा, जागरूकता और वैकल्पिक वितरण मॉडल के विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो रचनात्मक सामग्री तक सस्ती और सुविधाजनक पहुंच प्रदान करते हैं। नीति क्रियान्वयन,
पायरेसी को संबोधित करने के लिए प्रभावी रणनीतियों को दंडात्मक उपायों से परे जाना चाहिए और एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जो नवाचार, रचनात्मकता और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देते हुए पायरेसी के मूल कारणों को संबोधित करता है। कानूनी ढांचा, बौद्धिक संपदा कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों को मजबूत करने से कॉपीराइट उल्लंघन में लगे व्यक्तियों और संस्थाओं पर कानूनी प्रतिबंध लगाकर चोरी को रोका जा सकता है। हालांकि इन कानूनों को अपवादों और सीमाओं के साथ संतुलित किया जाना चाहिए जो कॉपीराइट कार्यों के वैध उपयोग की रक्षा करते हैं, जैसे कि शैक्षिक और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए उचित उपयोग। तकनीकी समाधान, डिजिटल अधिकार प्रबंधन (DRM) और ब्लॉकचेन आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली जैसे तकनीकी नवाचार डिजिटल सामग्री की अनधिकृत प्रतिलिपि और वितरण को रोकने में मदद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्ट्रीमिंग तकनीक और सदस्यता सेवाओं में प्रगति पायरेसी के लिए कानूनी विकल्प प्रदान करती है, जो सांस्कृतिक उत्पादों की विशाल लाइब्रेरी तक सुविधाजनक पहुंच प्रदान करती है। शिक्षा और जागरूकता, डिजिटल साक्षरता और नैतिक उपभोग प्रथाओं को बढ़ावा देने से व्यक्तियों को चोरी के परिणामों के बारे में सूचित विकल्प चुनने में सशक्त बनाया जा सकता है। समुद्री डकैती के आर्थिक, कानूनी और नैतिक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शैक्षिक अभियान बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रति सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। निष्कर्ष में सॉफ्टवेयर, संगीत और फिल्म चोरी की नैतिकता जटिल और बहुआयामी है, जो आर्थिक न्याय, सांस्कृतिक विविधता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुद्दों को छूती है। जबकि रचनाकारों को अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करने में वैध रुचि है, उपभोक्ता भी किफायती और विविध सांस्कृतिक उत्पादों तक पहुंच के हकदार हैं। पायरेसी के प्रभावी समाधान के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो नवाचार, रचनात्मकता और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देते हुए कानूनी, तकनीकी और शैक्षिक हस्तक्षेपों को जोड़ती है। WTO समझौतों में उत्तर के धनी देशों का प्रभाव प्रबल है। दक्षिण में कई लोगों का मानना है कि ये समझौते बड़े उद्योगों और कंपनियों को लाभ पहुंचाने, उनकी प्रौद्योगिकी और बाजार प्रभुत्व की रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं। WTO के भीतर बातचीत में अक्सर अमीर देश शामिल होते हैं, जिनके फैसले गरीब देशों पर उनके इनपुट के बिना लागू किए जाते हैं। सिएटल WTO बैठक के दौरान विरोध प्रदर्शनों ने उत्तर के प्रभुत्व के खिलाफ तीसरी दुनिया की शिकायतों को उजागर किया। सिएटल वार्ता के दौरान शुरू से ही गरीब देशों को हाशिए पर रखा गया था। आम सहमति तक पहुंचने का इरादा रखने वाले कार्य समूहों को अप्रभावी के रूप में देखा गया। अध्यक्षों ने समझौते की गलत रिपोर्टिंग की। उच्चस्तरीय चर्चाओं में गरीब देशों को छोड़कर ज्यादातर अमीर देश शामिल थे। कुछ अफ्रीकी प्रतिनिधियों को शारीरिक रूप से भी भाग लेने से रोका गया। अमेरिकी मुख्य वार्ताकार चार्लेन बारशेव्स्की के आचरण की आक्रामक और संरक्षण देने वाली आलोचना की गई, जिसके कारण बैठकों के दौरान विरोध प्रदर्शन हुआ। इसके अतिरिक्त गरीब देश बातचीत की तेज गति और सार्थक बहस की कमी के बारे में चिंतित थे। कई लोगों के पास पिछले समझौतों को लागू करने के लिए संसाधनों की कमी थी। नई वार्ता में शामिल होने की तो बात ही दूर थी। कुछ देशों ने जिनेवा में एक स्थायी प्रतिनिधि बनाए रखने के लिए संघर्ष किया, जहां बातचीत चल रही थी। तीसरी दुनिया चिंतित थी कि पर्यावरण, नौकरियों, संस्कृति और समाज पर अधिक व्यापार उदारीकरण के प्रभाव के बारे में चिंताओं को शुद्ध आर्थिक हितों के पक्ष में नजरअंदाज किया जा रहा था। अन्य अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में किए गए समझौतों की अक्सर WTO द्वारा अवहेलना की जाती थी, जो एहतियाती सिद्धांत का सम्मान नहीं करता है और अन्य अंतर्राष्ट्रीय सौदों से आगे निकल जाता है। सिएटल में विरोध कर रहे पर्यावरणविद और श्रमिक समूह मुख्य रूप से इस बारे में चिंतित थे। साथ ही बातचीत का एजेंडा तय करने में बड़े व्यवसायों का प्रभाव भी था।
थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क के मार्टिन खोर ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही है और डब्ल्यूटीओ में सुधार के अलावा और भी बहुत कुछ की जरूरत है। जबकि मीडिया ने सिएटल में दंगों और अराजकता पर ध्यान केंद्रित किया, प्रदर्शनकारी वैश्विक व्यापार को समाप्त करने की नहीं, बल्कि एक निष्पक्ष और अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग कर रहे थे। उन्होंने अपने समुदायों में व्यापार उदारीकरण के कारण होने वाली हिंसा पर प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त व्यापार के कुछ पहलू गरीब देशों के प्रति पक्षपाती हैं, जैसे उरुग्वे दौर में शुरू किया गया TRIP समझौता। यह समझौता डब्ल्यूटीओ और बड़ी कंपनियों को गरीब देशों पर पेटेंट के लिए दबाव बनाने की अनुमति देता है। ट्रिप्स उत्तर और दक्षिण के बीच आर्थिक और तकनीकी क्षमताओं में महत्वपूर्ण अंतर पर विचार नहीं करता है। यह अनिवार्य रूप से उत्तर के नवाचारों का समर्थन करता है, जबकि दक्षिण को अपने उत्पादों और सेवाओं के लिए एक बाजार बनाता है। इसे अमेरिकी निगमों द्वारा वैश्विक बाजारों में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने की रणनीति के रूप में देखा जाता है। TRIP या बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं का गरीब देशों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, जिससे उनके और अधिक विकसित देशों के अंतर अंतर बढ़ जाएगा। यह सत्ता को उन लोगों की ओर स्थानांतरित कर देता है जो ज्ञान का सृजन करते हैं, विशेषकर अमीर देशों में। पहले कुछ देश दवा और खेती जैसी कुछ चीजों को पेटेंट कानूनों से बाहर कर सकते थे, लेकिन अब उन्हें डब्ल्यूटीओ के नियमों का पालन करना होगा। यह विशेष रूप से पेटेंट और दवाओं की लागत को प्रभावित करता है। इसके अलावा स्वदेशी समुदायों का पारंपरिक ज्ञान, जिसका कभी पेटेंट नहीं कराया गया था, अब बिना अनुमति के लिए जाने का खतरा है, जिसे बायोपायरेसी कहा जाता है। विश्व के अधिकांश पेटेंटों पर अमीर देशों का नियंत्रण है। 97% केवल कुछ ही देशों के पास है। 1993 में 10 देशों ने 84% वैश्विक अनुसंधान और विकास किया। अमेरिका में लगभग सभी पेटेंट 10 देशों के आवेदकों के पास गए, जिन्हें पेटेंट बेचने से अधिकांश पैसा भी मिला। पेटेंट के लिए अधिकांश भुगतान बहुराष्ट्रीय निगमों की मूल और शाखा कंपनियों के बीच होते हैं, और गरीब देशों में 80% से अधिक पेटेंट अमीर देशों के लोगों के स्वामित्व में हैं। ज्ञान पर पेटेंट की अनुमति देने से स्वास्थ्य और कृषि पद्धतियों तक पहुंच पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, आइए देखें कि यह स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करता है। ट्रिप्स और स्वास्थ्य। ट्रिप्स के तहत एक दवा कंपनी इसे बनाने के तरीके और अंतिम उत्पाद दोनों के लिए 20 वर्षों तक चलने वाला पेटेंट प्राप्त कर सकती है। उत्पाद पेटेंट पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं, जबकि प्रक्रिया पेटेंट इसे बनाने के तरीके की रक्षा करते हैं। प्रक्रिया पेटेंट प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करते हैं और कीमतों को कम रखते हैं, उत्पाद पेटेंट के विपरीत जो एकाधिकार बनाते हैं। TRIP के साथ कंपनियां किसी दवा के उत्पादन को 20 वर्षों तक नियंत्रित कर सकती हैं और फिर इसे कैसे बनाया जाता है इसका पेटेंट कराकर इसे बढ़ा सकती हैं। इससे पहले भारत, चीन, ब्राजील और मिस्र जैसे देश पेटेंट तोड़े बिना अलग अलग तरीकों से दवाएं बना सकते थे। इससे उन्हें सस्ती जेनेरिक दवाएं बनाने वाले उद्योग स्थापित करने में मदद मिली। लेकिन अब WTO सदस्यों के रूप में उन्हें TRIP का पालन करने के लिए अपने पेटेंट कानूनों को बदलना होगा। TRIP के तहत देशों के पास अनिवार्य दवा लाइसेंसिंग के माध्यम से दवाओं तक पहुंचने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करने का विकल्प होता है। TRIP का अनुच्छेद 31 सदस्य राज्यों को सार्वजनिक हित के उद्देश्यों के लिए पेटेंट धारक की अनुमति के बिना पेटेंट उत्पाद का उपयोग करने की अनुमति देता है। इसमें पेटेंट धारक को उचित मुआवजे की भी आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि सरकारें पेटेंट मालिक की सहमति के बिना पेटेंट दवाओं का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस जारी कर सकती हैं और उन्हें रॉयल्टी का भुगतान कर सकती हैं। यह प्रथा, जिसे अनिवार्य लाइसेंसिंग के रूप में जाना जाता है,
कई देशों में पेटेंट कानूनों का हिस्सा है और इसका उपयोग व्यापक सार्वजनिक भलाई के लिए कंपनियों की एकाधिकार शक्ति को सीमित करने के लिए किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका अक्सर अपनी सीमाओं के भीतर अनिवार्य लाइसेंस की मांग करता रहा है, लेकिन कई विकासशील देश संभावित व्यापार प्रतिबंधों के कारण अनिच्छुक हैं। उदाहरण के लिए, थाईलैंड को अपने निर्यात पर बढ़े हुए टैरिफ के खतरों का सामना करना पड़ा जब उसने अनिवार्य लाइसेंसिंग के तहत एड्स रोगियों के लिए जेनेरिक दवाओं का उत्पादन करने का प्रयास किया। दक्षिण अफ्रीका पर भी इसी तरह का दबाव डाला गया था जब उसने अपने एड्स रोगियों के लिए एक जेनेरिक दवा का उत्पादन करने की कोशिश की थी। बहुराष्ट्रीय निगमों और अमेरिकी सरकार द्वारा समर्थित फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने इन कदमों का विरोध किया। हालांकि एड्स कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों की मजबूत वकालत के कारण अमेरिका अंततः पीछे हट गया और बातचीत में शामिल हो गया। ट्रिप्स द्वारा दी गई सुरक्षा अवधि के दौरान कंपनियां जेनेरिक विकल्पों को 20 वर्षों तक बाजार में प्रवेश करने से रोककर दवा की कीमतें ऊंची रख सकती हैं। इसके अतिरिक्त TRIP जीवन रूपों और जैविक सामग्रियों के पेटेंट की अनुमति देता है, जिससे जैव प्रौद्योगिकी कंपनियों और उत्तरी सरकारों को स्थलीय जैविक संसाधनों पर एकाधिकार करने में सक्षम बनाया जाता है। यह कानूनी ढांचा समुदायाधारित संसाधनों और ज्ञान के निजीकरण की अनुमति देता है, जिससे स्वदेशी और स्थानीय समुदायों को नुकसान होता है, खासकर तीसरी दुनिया में। यह प्रणाली पारंपरिक दवाओं और फसलों के विनियोग की सुविधा भी प्रदान करती है, जो सदियों से तीसरी दुनिया में सार्वजनिक डोमेन का हिस्सा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर जैविक संसाधनों का प्राथमिक स्रोत होने के बावजूद तीसरी दुनिया के देशों को अक्सर अपने संसाधनों से बहुत कम लाभ मिलता है। उदाहरण के लिए, एली लिली ने मेडागास्कर में पाए जाने वाले गुलाबी पेरिविंकल पौधे से एक आकर्षक कैंसर रोधी दवा विकसित की, जिससे पर्याप्त मुनाफा हुआ। फिर भी मेडागास्कर को न्यूनतम मुआवजा मिला। औषधीय पौधों का व्यापार हर साल लगभग 43 बिलियन अमेरिकी डॉलर का होता है। पारंपरिक किसानों की उन्नत फसल किस्में बीज उद्योग में लगभग 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देती हैं। प्राकृतिक संसाधनों से बने मिठास, इत्र, जैव कीटनाशक, कपड़े और सौंदर्य प्रसाधन जैसे उत्पाद विकासशील देशों के जैविक संसाधनों के महत्वपूर्ण मूल्य को उजागर करते हैं। फार्माकोलॉजी के संबंध में पारंपरिक चिकित्सा में उनके उपयोग के कारण चिकित्सकीय दवाओं के लिए सक्रिय तत्व प्रदान करने वाले लगभग 3/4 पौधों का अध्ययन किया गया है। पौधों से अलग किए गए और आधुनिक चिकित्सा में उपयोग किए जाने वाले 120 सक्रिय यौगिकों में से 75% का संबंध पारंपरिक पौधों के उपयोग से है। महत्वपूर्ण खोजों में एसी इन्हिबिटर, एंटीहाइपरटेंसिव एजेंटों का एक वर्ग शामिल है, जो मलेशिया, घाना और कोस्टा रिका के पौधों के अर्क में पाए जाते हैं। चिंतन और क्रिया 22.3 भारत में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर ट्रिप्स व्यवस्था के प्रभाव का आकलन करें। चिंतन और कार्रवाई 22.3 भारत में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर ट्रिप्स व्यवस्था के प्रभाव का आकलन। परिचय। 1995 में विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा स्थापित बौद्धिक संपदा अधिकार TRIP के व्यापार संबंधित पहलुओं पर समझौते ने भारत सहित दुनिया भर में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। इस समझौते का उद्देश्य पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट सहित वैश्विक स्तर पर बौद्धिक संपदा अधिकारों IPR में सामंजस्य स्थापित करना है। भारत के लिए, जो अपने मजबूत जेनेरिक फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए जाना जाता है, ट्रिप्स ने कई चुनौतियां और अवसर प्रस्तुत किए। इस प्रतिबिंब में मैं भारत में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर ट्रिप्स व्यवस्था के प्रभाव का आकलन करूंगा। ऐतिहासिक संदर्भ। भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग का एक लंबा इतिहास है जो 20वीं सदी की शुरुआत से है। प्रारंभ में घरेलू स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया,
यह धीरे धीरे वैश्विक स्तर पर सस्ती जेनेरिक दवाओं के एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में विकसित हुआ। हालांकि टीआरआईपी की शुरुआत ने भारत के जेनेरिक दवा उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश की। ट्रिप्स से पहले भारत फार्मास्यूटिकल उत्पादों के लिए पेटेंट नहीं देता था, जिससे घरेलू कंपनियों को बिना किसी उल्लंघन के पेटेंट दवाओं के जेनेरिक संस्करण का उत्पादन करने की अनुमति मिलती थी। ट्रिप्स ने फार्मास्यूटिकल्स के लिए उत्पाद पेटेंट की शुरुआत को अनिवार्य कर दिया, जिससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करने के लिए अपने पेटेंट कानूनों में संशोधन करने की आवश्यकता हुई। चुनौतियों का सामना। पेटेंट व्यवस्था परिवर्तन। टीआरआईपी के तहत प्रक्रिया पेटेंट से उत्पाद पेटेंट तक संक्रमण भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए चुनौतीपूर्ण था। प्रक्रिया पेटेंट ने केवल दवा निर्माण की विधि की रक्षा की, जिससे भारतीय कंपनियों को वैकल्पिक प्रक्रियाओं के माध्यम से जेनेरिक संस्करण तैयार करने की अनुमति मिली। हालांकि उत्पाद पेटेंट ने प्रवर्तक को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए विशेष अधिकार प्रदान किए, जिससे सामान्य विकल्पों के उत्पादन में बाधा उत्पन्न हुई। दवाओं तक पहुंच पर प्रभाव। भारत के जेनेरिक फार्मास्यूटिकल उद्योग ने न केवल अपनी आबादी को बल्कि अन्य विकासशील देशों को भी सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्पाद पेटेंट की शुरुआत से आवश्यक दवाओं तक पहुंच खतरे में पड़ गई, क्योंकि पेटेंट वाली दवाएं अधिक महंगी हो गईं और गरीबों के लिए कम सुलभ हो गईं। बहुराष्ट्रीय निगमों (एमएनसी) का दबाव। ट्रिप्स ने बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों को भारत में अपने पेटेंट अधिकारों को लागू करने का अधिकार दिया, जिससे जेनेरिक निर्माताओं के खिलाफ मुकदमेबाजी बढ़ गई। इससे भारतीय कंपनियों के लिए कानूनी बाधाएं और वित्तीय बोझ पैदा हुआ, जिससे वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की उनकी क्षमता प्रभावित हुई। पहचाने गए अवसर। अनुसंधान और विकास (R&D) में निवेश। टीआरआईपी के कार्यान्वयन ने भारतीय दवा कंपनियों को नई दवाओं और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। नवाचार पर ध्यान केंद्रित करके इन कंपनियों का लक्ष्य वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए पेटेंट उत्पादों की एक पाइपलाइन तैयार करना था। रणनीतिक साझेदारियों का उद्भव। कुछ भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ रणनीतिक साझेदारी और लाइसेंसिंग समझौते बनाकर टीआरआईपी का लाभ उठाया। इन सहयोगों ने भारतीय कंपनियों को पेटेंट प्रौद्योगिकियों और बाजारों तक पहुंचने की अनुमति दी, जबकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत के आकर्षक फार्मास्यूटिकल बाजार में पैर जमाने की सुविधा प्रदान की। गुणवत्ता अनुपालन और वैश्विक मानक। टीआरआईपी ने भारतीय दवा कंपनियों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों और नियामक आवश्यकताओं का पालन करने के लिए मजबूर किया। इससे विनिर्माण प्रथाओं, गुणवत्ता नियंत्रण और अनुपालन में सुधार हुआ, जिससे दुनिया भर में भारतीय जेनेरिक की प्रतिष्ठा बढ़ी। प्रभाव आकलन। आर्थिक प्रभाव। ट्रिप्स के तहत उत्पाद पेटेंट की शुरुआत ने शुरुआत में भारत के जेनेरिक फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए आर्थिक चुनौतियां पेश की। हालांकि समय के साथ उद्योग ने विशिष्ट बाजारों, नवाचार और लागत प्रभावी विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करके अनुकूलन किया, जिससे स्थायी विकास और लाभप्रदता प्राप्त हुई। स्वास्थ्य देखभाल पहुंच। जबकि टीआरआईपी ने शुरू में सस्ती दवाओं तक पहुंच को खतरे में डाल दिया था, भारत सरकार ने उचित कीमतों पर आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग और मूल्य नियंत्रण जैसे उपाय लागू किए। इसके अतिरिक्त बायोसिमिलर और स्वैच्छिक लाइसेंसिंग समझौतों के उद्भव ने स्वास्थ्य देखभाल पहुंच पर पेटेंट एकाधिकार के प्रभाव को कम करने में मदद की। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता। शुरुआती बाधाओं का सामना करने के बावजूद भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग जेनेरिक दवा निर्माण और नवाचार में वैश्विक नेता के रूप में उभरा। भारतीय कंपनियों ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रक्रिया रसायन विज्ञान
लागत प्रभावी उत्पादन और अनुसंधान एवं विकास में अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाया। निष्कर्ष। ट्रिप्स व्यवस्था ने भारत के फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाए, जिससे नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अवसर पैदा होते हुए जेनेरिक दवा उत्पादन के पारंपरिक मॉडल को चुनौती मिली। हालांकि उत्पाद पेटेंट में परिवर्तन के कारण शुरुआत में चुनौतियां पेश आईं, लेकिन भारतीय कंपनियों ने अनुसंधान एवं विकास में निवेश करके, रणनीतिक साझेदारी बनाकर और गुणवत्ता मानकों में सुधार करके इसे अपनाया। आज भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग लगातार फल फूल रहा है और देश की आर्थिक वृद्धि और स्वास्थ्य देखभाल पहुंच में योगदान करते हुए वैश्विक स्तर पर लाखों लोगों को सस्ती दवाओं की आपूर्ति कर रहा है। 22.7 स्वदेशी ज्ञान और बायोपायरेसी। हमने पहले जो चर्चा की है उससे यह स्पष्ट है कि पारंपरिक या स्वदेशी ज्ञान आधुनिक फार्मास्यूटिकल्स और बड़ी कंपनियों में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इस ज्ञान और जीवन के अधिकांश रूप तीसरी दुनिया के देशों में पाए जाते हैं। बायोपायरेसी का तात्पर्य बिना अनुमति के जैविक संसाधनों का उपयोग करने वाले निगमों से है। यह भी शामिल है बिना अनुमति के पौधों, जानवरों, सूक्ष्मजीवों और जीन का उपयोग करना, बिना अनुमति के पारंपरिक संसाधनों का उपयोग करना। पेटेंट धारक और स्वदेशी समुदाय जिनके संसाधनों या ज्ञान का उपयोग किया गया था, के बीच अनुचित रूप से लाभ साझा करना। नए, स्पष्ट न होने या उपयोगी न होने जैसे पेटेंट मानदंडों को पूरा किए बिना जैविक संसाधनों का पेटेंट कराना। पृथ्वी की 90% से अधिक जैविक विविधता अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका में है। फिर भी जिन स्वदेशी समुदायों ने इस विविधता का पोषण किया है, उन्हें मान्यता नहीं दी गई है या उनसे जो लिया गया है उसके लिए उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है। यह अन्याय पेटेंट के साथ और भी बदतर हो जाता है, जो उत्तरी निगमों और शोधकर्ताओं को दक्षिणी संसाधनों या ज्ञान पर विशेष अधिकार देता है। दक्षिण में अधिकांश लोग जीवित रहने के लिए स्वदेशी ज्ञान पर निर्भर हैं। रूरल एडवांसमेंट फाउंडेशन इंटरनेशनल (RFI) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के 80% लोग चिकित्सा के लिए स्वदेशी ज्ञान का उपयोग करते हैं और शायद 2/3 लोग इस ज्ञान से प्राप्त खाद्य पदार्थों के बिना जीवित नहीं रह सकते। वंदना शिवा का कहना है कि बायोपायरेसी और स्वदेशी ज्ञान का पेटेंट कराना दोहरी चोरी है। सबसे पहले वे रचनात्मकता और नवीनता चुराते हैं। दूसरा, चुराए गए ज्ञान पर पेटेंट जैव विविधता और स्वदेशी ज्ञान के आधार पर अस्तित्व के लिए आर्थिक विकल्पों को सीमित करता है। समय के साथ पेटेंट एकाधिकार बनाते हैं और कीमतें बढ़ाते हैं। बड़े निगम यह दावा करके पेटेंट को उचित ठहराते हैं कि तीसरी दुनिया की समुद्री डकैती में उन्हें अपना पैसा गंवाना पड़ता है। उनका अनुमान है कि कृषि रसायनों के लिए $202 मिलियन और फार्मास्यूटिकल्स के लिए $2,545 मिलियन का नुकसान होगा। लेकिन कनाडा में RFI के अनुसार अगर तीसरी दुनिया के किसानों और आदिवासियों पर विचार किया जाए तो भूमिकाएं उलट जाती हैं। अमेरिका को तीसरी दुनिया के देशों को कृषि के लिए $302 मिलियन और फार्मास्यूटिकल्स के लिए $5,097 मिलियन का बकाया है। पैसे के अलावा असमान व्यापार और पेटेंटिंग से ग्रामीण समुदायों और स्वदेशी लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा को खतरा है। कई बायोटेक कंपनियों का कहना है कि आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थ भूख को कम करेंगे और भोजन को अधिक सुरक्षित बनाएंगे, लेकिन सदियों से विकसित इस ज्ञान और भोजन का पेटेंट कराने से वास्तव में खाद्य सुरक्षा को खतरा हो सकता है। कृषि में दक्षिण में कई स्वदेशी और ग्रामीण समुदायों के लिए आनुवंशिक विविधता लंबे समय से महत्वपूर्ण रही है। उनकी टिकाऊ कृषि पद्धतियों ने जैव विविधता को बढ़ावा दिया है, जिससे बदलती परिस्थितियों के बावजूद भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिली है। उदाहरण के लिए,
भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों के किसानों को एक बार पता था कि कौन सी सूखा प्रतिरोधी फसलें उगानी हैं। अब उन्हें फसल की बर्बादी और किसानों की आत्महत्या का सामना करना पड़ रहा है। जैव विविधता और छोटे सामुदायिक अधिकारों के लिए अग्रणी कार्यकर्ता वंदना शिवा बॉक्स 23.4 में इन मुद्दों पर चर्चा करती हैं। बॉक्स 22.3 में विषय खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित हो गया है। आंध्र प्रदेश के वारंगल में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पारंपरिक किसानों को संकर कपास के बीज खरीदने के लिए राजी किया गया, धन का वादा किया गया, लेकिन इसके बजाय गरीबी पैदा हुई। इन बीजों को सालाना खरीदना पड़ता है और ये कीटों के प्रति संवेदनशील होते हैं। कीटनाशकों का उपयोग आसमान छू रहा है और कुछ किसान कर्ज से बचने के लिए कीटनाशकों का सेवन करने लगते हैं। निगमों का लक्ष्य आनुवंशिक रूप से इंजीनियर बीज पेश करना, लागत और पारिस्थितिक जोखिम बढ़ाना है। मल्ला रेड्डी जैसे किसान इसका विरोध करते हैं। मोनसेंटो के आनुवंशिक रूप से इंजीनियर बोलगार्ड कपास को उखाड़ फेंकते हैं। खाद्य उत्पादन में वृद्धि का दबाव विविधता और पौष्टिक स्रोतों को नष्ट कर रहा है। औद्योगिक कृषि की उच्च पैदावार अक्सर प्रति इकाई क्षेत्र में एकल फसल उत्पादन को संदर्भित करती है, जिसमें विभिन्न फसलों के कुल उत्पादन की उपेक्षा की जाती है। इन उपायों में खाद्य उत्पादन में छोटे पैमाने की विविध खेती के योगदान को नजरअंदाज कर दिया गया है। मेक्सिको के चियापास में माया किसानों को बहुत अधिक उत्पादक नहीं माना जाता है, क्योंकि वे प्रति एकड़ केवल 2 टन मकई का उत्पादन करते हैं। लेकिन जब आप उनके द्वारा उगाए जाने वाले सभी विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे सेम, स्क्वैश, सब्जियां और फलों के पेड़ों की गिनती करते हैं, तो प्रति एकड़ उनके द्वारा उत्पादित कुल भोजन वास्तव में 20 टन होता है। जावा में छोटे किसान अपने घर के बगीचों में 607 विभिन्न प्रकार के पौधे उगाते हैं। उपसहारा अफ्रीका में महिलाएं 120 विभिन्न पौधे उगाती हैं। थाईलैंड में एक होम गार्डन में 230 प्रकार के पौधे होते हैं और अफ्रीकी होम गार्डन में 60 से अधिक प्रकार के पेड़ होते हैं। ग्रामीण कांगो में परिवार अपने खेतों में उगे 50 से अधिक प्रकार के पेड़ों की पत्तियां खाते हैं। पूर्वी नाइजीरिया में एक अध्ययन में पाया गया कि भले ही घरेलू उद्यान खेत की भूमि का केवल 2% उपयोग करते हैं, वे खेत के कुल भोजन का आधा हिस्सा पैदा करते हैं। इंडोनेशिया में एक परिवार की 20% आय और उनका 40% भोजन महिलाओं द्वारा प्रबंधित बगीचों से आता है। FAO, खाद्य और कृषि संगठन के शोध से पता चला है कि विभिन्न पौधों वाले छोटे खेत उन बड़े खेतों की तुलना में कहीं अधिक भोजन का उत्पादन कर सकते हैं, जो केवल एक फसल उगाते हैं। बहुत सारे अलग अलग पौधे होने से सूखे और रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में भी मदद मिलती है। स्वदेशी और पारंपरिक ज्ञान की रक्षा करना। तीसरी दुनिया के देशों और उनके भीतर खेती और स्वदेशी समुदायों पर बौद्धिक संपदा अधिकारों IPR का प्रभाव महत्वपूर्ण है। उनका ज्ञान बिना मुआवजे के ले लिया जाता है, जिससे उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। सिएटल वार्ता जैसे समझौतों के खिलाफ विरोध उत्तरी हितों और बड़े निगमों के प्रति पूर्वाग्रह को उजागर करता है। ये समझौते व्यक्तिगत अधिकारों का समर्थन करते हैं, स्वदेशी समूहों द्वारा मूल्यवान सांप्रदायिक स्वामित्व की उपेक्षा करते हैं। स्वदेशी ज्ञान सामूहिक अधिकारों एवं हितों पर आधारित है। प्रकृति की विविधता का सम्मान करता है। पारिस्थितिकी से निकटता से जुड़ा हुआ है, कभी कभी पवित्र महत्व के साथ। अक्सर मौखिक रूप से पारित किया जाता है। शोषण इन पहलुओं को लक्षित करता है। जैविक विविधता पर कन्वेंशन CBD जैव विविधता हानि के एक कारक के रूप में अस्पष्ट संपत्ति अधिकारों का हवाला देता है। यह स्वदेशी समुदायों द्वारा नियंत्रित टिकाऊ प्रबंधन के लिए स्पष्ट कानूनों का सुझाव देता है। वर्तमान IPR व्यवस्थाएं स्वदेशी सामूहिक अधिकारों को स्वीकार नहीं करती हैं। पेटेंट कानूनों के तहत संरक्षण
आम तौर पर 20 साल सहस्राब्दियों से प्राप्त ज्ञान के अनुरूप नहीं है। जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD) स्वदेशी ज्ञान की सुरक्षा को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 8 जे देशों को जैव विविधता के संरक्षण के लिए स्वदेशी और स्थानीय समुदायों के ज्ञान का सम्मान, संरक्षण और उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह इन समुदायों को निर्णयों में शामिल करने और लाभों को निष्पक्ष रूप से साझा करने पर जोर देता है। हालांकि ऐसी सुरक्षा को लागू करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समझौते मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए, भारत में सुरक्षात्मक कानूनों की मांग के बावजूद समस्याएं बनी हुई हैं। इसमें शामिल समुदायों को लाभ पहुंचाए बिना पारंपरिक ज्ञान का दोहन करने के लिए हर्बल उद्योग की आलोचना की गई है। पारंपरिक ज्ञान की रक्षा और लाभ साझा करने पर विभिन्न दृष्टिकोण मौजूद हैं। जीन अभियान के उज्ज्वल कुमार 3 की पहचान करते हैं: समुदायों पर व्यावसायिक हितों को प्राथमिकता देना, समुदायों को व्यावसायिक उद्यमों में एकीकृत करना और सामुदायिक हितों को प्राथमिकता देना, भले ही वे व्यावसायिक हितों के साथ संघर्ष करते हों। पहला परिप्रेक्ष्य अक्सर उद्योगों को समुदायों को मुआवजा दिए बिना पारंपरिक ज्ञान से लाभ कमाने में देखता है। दूसरा, जिसे एक समझौते के रूप में देखा जाता है, ज्ञान की रक्षा करने और समुदायों को व्यावसायिक लाभ सुनिश्चित करने दोनों की वकालत करता है। उदाहरणों में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन और पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर्स की पहल शामिल है। तीसरे दृष्टिकोण के समर्थकों का मानना है कि समुदाय और परंपराएं आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं और उन्हें कानूनों या व्यावसायिक हितों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि ऐसा करने से स्वदेशी समुदायों और पर्यावरण के बीच बुनियादी संबंध को नुकसान होगा। उनका मुख्य लक्ष्य अपने ज्ञान या प्रथाओं के उपोत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय स्वदेशी समुदायों द्वारा जैविक संसाधनों तक घटती पहुंच पर नियंत्रण हासिल करना है। इनमें से प्रत्येक दृष्टिकोण के अपने फायदे और नुकसान हैं, जो सावधानीपूर्वक जांच करने पर स्पष्ट हो जाते हैं। इस बीच दुनिया भर के गरीब देश जैसे ब्राजील, भारत, वेनेजुएला और मलेशिया वैश्विक दबावों और समझौतों का विरोध कर रहे हैं, जो अमीर देशों के प्रभुत्व का मजबूत विरोध कर रहे हैं। हालांकि जैविक संसाधनों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा, मान्यता और उचित मुआवजे से जुड़े मुद्दे बेहद जटिल हैं। पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा के तरीके अभी भी विकसित और बदल रहे हैं। हकदारियों और लाभ बंटवारे की बारीकियां भी अस्पष्ट हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अभी भी कोई स्पष्ट सहमति नहीं है और देश इस मुद्दे की जटिलता को समझने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। निष्कर्ष: इस खंड में हमने वैश्वीकरण, इसकी मुख्य विशेषताओं और यह कैसे अक्सर अधिक निजीकरण और उदारीकरण की ओर ले जाता है, इस पर गौर किया है। हमने विश्व व्यापार संगठन WTO का पता लगाया, विशेष रूप से व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकारों TRIP को विनियमित करने में इसकी भूमिका। हमने अमीर देशों, जिन्हें उत्तर के नाम से जाना जाता है, के प्रभुत्व के बारे में गरीब देशों की वैध चिंताओं पर भी चर्चा की। यह प्रभुत्व विभिन्न तरीकों से प्रकट होता है, जिनमें से कुछ की हमने जांच की। हमारी चर्चा का एक महत्वपूर्ण पहलू ट्रिप्स समझौता है, जिसका बौद्धिक संपदा अधिकारों IPR पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। हालांकि ये समझौते और कानून अक्सर जटिल होते हैं, तीसरी दुनिया के देशों द्वारा बायोपायरेसी जैसे मुद्दों को संबोधित करने के प्रयास शुरू हो गए हैं। इन शासनों का भविष्य स्वदेशी लोगों के अधिकारों और उनके ज्ञान और जैव विविधता की सुरक्षा के बारे में चल रही बहस पर निर्भर करेगा।